नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +1 की जो पॉलिटिकल की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधि, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। तो जैसा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन है वो किया था भारत में चुनाव व्यवस्था के बारे में, किस तरीके से जो भारत के अंदर चुनाव व्यवस्था वो अपनाई जाती है और जिसके अंदर किसी व्यक्ति और पर्सन को चुने हुए सीटों के माध्यम से और लिए गए वोट प्रतिशत के माध्यम के द्वारा जो कंपैरिजन किया गया था, तुलनात्मक हमने अध्ययन किया था, उनके द्वारा उसका अध्ययन किया गया था। और जिन व्यक्ति या जिस पार्टी के उम्मीदवार को या पार्टी को जो सरकार बनाई जाती है उसको चाहे सीटें परसेंटेज के हिसाब से कितने ही मिलती हों, यानी कि ज़्यादा सीटें मिलने वाले व्यक्ति को ही विजय घोषित माना जाता है। लेकिन जो वोट प्रतिशत की बात की जाती है, कितने प्रतिशत लोगों ने वोट किया, उसके मामले में अगर देखा जाता है तो वो उसका थोड़ा सा डाटा वो उनसे अलग रहता है। तो हमने इसी के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी का एग्जाम्पल जो लिया था, जिसके अंदर कुल सीटों में से 1984 को जो कुल सीटें थी वो लगभग 543 थी, जिसमें से कांग्रेस ने 415 सीटें वो जीती थी, जो कि 80% से भी ज़्यादा था। लेकिन जब टोटल हमने वोटों की बात की थी, जिसके अंदर लोगों ने कितने परसेंटेज लोगों ने वोट किया था, वो 48 लोगों ने कांग्रेस को वोट है वो दिया था। तो ये थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा अध्ययन है, उसके बारे में जान और देख सकते हैं। तो आज हमारा है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है और इसकी जो चुनाव प्रक्रिया वो किन किन माध्यमों के द्वारा किन तरीक़ों से ये अपनाई जाती है। तो उसका जो अध्ययन है वो करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आइए इसकी तुलना इजराइल में होने वाले चुनाव से करें, जहां एक बिल्कुल विभिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन वो किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती है जिस अनुपात में उन्होंने वोटों में हिस्सा मिलता है। यानी कि चुनाव के अंदर एक अलग व्यवस्था वो अपनाई जाती है इजराइल के अंदर, और जिन तरीक़ों जिन माध्यमों के द्वारा उनको संसद के अंदर मतगणना के बाद जिस तरीके से उनको सीटें आती है अनुपात के अंदर, उसी अनुपात के अंदर उनको वोटों के माध्यम से जो पार्लियामेंट के अंदर सीट है वो दे दी जाती है। इनके समान जो प्रतिनिधित्व है वो वोट के द्वारा भी नहीं, संसद के माध्यम के द्वारा भी उनको रखा जा सकता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देता है और वह अपने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता की सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। जिन जिन माध्यमों के द्वारा जिन जिन प्रत्याशियों के द्वारा एक प्राइमरी या वो अपनी इच्छा के रूप में वो मान सकते हैं, वो एक सूची जारी कर सकती है, और जिन जिन प्रत्याशियों को प्राथमिकता के आधार पे आपको चुनना है वो उसी आधार पे उसको सूची दे दी जाती है और लोगों को उसी आधार पे उन सीटों का जो कोटा है वो दिया जाता है। यानी कि अपनी पसंद के उम्मीदवार के जो सूची के उम्मीदवार के माध्यम के द्वारा ही उनको जितनी ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है वो उसी आधार पे उसको जो कोटा है, बैठने का जो तरीका है वो दे दिया जाता है। मान लीजिए एक 2 या 5 व्यक्ति हैं, तो उसमें से आपको ये टोटल आपके मान लो 50 व्यक्ति हैं, तो आपको ये देखना है कि आप किस व्यक्ति को कितनी प्राथमिकता देते हो। मान लीजिए एक व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है, उसको 25 व्यक्तियों ने प्रेफरेंस दी, दूसरे व्यक्ति को 10 प्रेफरेंस दी, तीसरे व्यक्ति को 5 दी, और चौथे को 5 दी, फिर 5वें को 3 दी। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ वो प्राथमिकता के आधार पर उसको दे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। यानी कि जिस तरीके से हमने कांग्रेस का रिजल्ट देखा था, इसके अंदर सीटें तो कितनी आ रही थी, सीटें तो सीटों के हिसाब से परसेंटेज आई था वो तो अलग आ रहा था, और वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर हमने देखा तो वो अलग आ रहा था। लेकिन इस व्यवस्था के तहत जिस व्यक्ति को जितने
जो प्रतिशत सीटें मिलती है या उसकी जो जितने प्रतिशत उसकी जो सीटें मिलती है उसी प्रतिशत उसे जो वोट के माध्यम के द्वारा उसको सीटें निर्धारित है वो कर दी जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। कुछ देशों जैसे इजराइल, नीदरलैंड में से पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव से प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। तो इसके अंदर पहला तरीका क्या है, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के जो दो तरीके हैं उसके अंदर इजराइल और नीदरलैंड इसके प्रमुख रूप से जो एग्जाम्पल है वो माने जा सकते हैं, जिसके अंदर प्रत्येक पार्टी को जितने भी जो वोट प्राप्त करती है, जो पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में जो एक पूरा निर्वाचन क्षेत्र है वो माना जाता है, पूरा देश निर्वाचित माना जाता है, निर्वाचित चुना जाता है और उन्हीं के माध्यम के द्वारा चुनाव के अंदर जो उनको वोट मिलते हैं उसी के अनुपात के माध्यम से उनको सीटें वो दे दी जाती है। यानी कि ये नहीं है कि अब जैसे कांग्रेस को सीटें तो अलग मिलती, परसेंटेजाइज उनको अलग था, जो जिन तरीक़ों से परसेंटाइज के हिसाब से जो प्रतिशत मिलता है उसी हिसाब से उनको सीटें वो दे दी जाती है। दूसरा तरीका अर्जेंटीना व पुर्तगाल में देखने को मिलते हैं, जहाँ पूरे देश को, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में मिलते हैं, जहाँ पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। बहुसदस्यीय का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा जो चुनने के लिए जैसे हमारा एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, हमारे भारत के अंदर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति की विजय मानी जाती है और एक व्यक्ति को चुना जाता है। और इसी तरीके से अर्जेंटीना और दूसरे देशों के अंदर वो क्या होता है कि वहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज़्यादा व्यक्ति को चुना जाता है। प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करता है, जिसमें से उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। यानी कि मान लीजिए 10 व्यक्ति को चुना जाना है उस एक निर्वाचन क्षेत्र से, तो एक पार्टी को 10 व्यक्तियों के नाम उस निर्वाचन क्षेत्र से दे दिए जाते हैं और उसी के हिसाब से उनको वोटिंग करने के लिए कहा जाता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, न कि अपने प्रत्याशियों को। यानी कि जो वोट देने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रत्याशियों को नहीं होती है, पार्टी की वजह से जो प्रत्याशियों को दी जाती है तो वो पार्टियों को वोटिंग प्रणाली वो अपनाई जाती है। यहाँ जैसे यहाँ व्यक्ति को भी प्रत्याशी माना जाता है और पार्टी को भी प्रत्याशी माना जाता है, जैसे कौन सा व्यक्ति किस कैंडिडेट से या किस पार्टी से संबंधित है, वहाँ पर व्यक्ति को प्रेफरेंस ना देते हुए जो पार्टी के हिसाब से जो वोटिंग प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट है वो किया जाता है। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती है। यानी कि जिसी भी व्यक्ति पर्सन को जितनी निर्वाचन क्षेत्र के अंदर उसके जितने मत प्राप्त होते हैं उस हिसाब से उसको उतनी ही सीटें दे दी जाती हैं। अच्छा, किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये देखा जाता है कि जिस तरीके से उनका निर्वाचन किया जाता है उसके माध्यम से माना जाता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रतिनिधि है वो माने जा सकते हैं। तो प्रत्याशियों के ये महत्वपूर्ण रहता है कि वो किस पार्टी से संबंधित उनका निर्वाचन क्षेत्र किया जा रहा है और उनको चुना जा रहा है। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में सीमित है वो अपनाया है। ये जो समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली वो अपनाई जाती है, भारत के अंदर भी ये अपनाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो इन्हीं के माध्यम के द्वारा, इस प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि उसके हमारे चुने हुए जो सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट है वो किया जाता है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा विधान परिषद के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। तो इसके अंदर किन किन व्यक्ति पर्सनों का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनावों के लिए जो समानुपातिक चुनाव प्रणाली है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो प्रोग्रेस अपनाई जाती है, जो विधि अपनाई जाती है वो थोड़ी अलग जटिल प्रक्रिया वो अपनाई जाती है। यानी कि इस प्रक्रिया के तहत जो
रणनीति अपनाई जाती है उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम के द्वारा ही हमारे प्रतिनिधि हैं जो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव के अंदर जो पार्टिसिपेट है वो करते हैं। तो थोड़ी सी अलग टेंडेंसी रहती है जिसके अंदर आम अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें हम जो जनता होती है वो सीधे वोटिंग ना करते हुए उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो वोटिंग प्रक्रिया वो अपनाई जाती है। अब ये आ जाता है कि जो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत होती है जिसके अंदर लोकतंत्र को माना जाता है, और दूसरा है हमारा समानुपातिक प्रतिनिधि। एक तो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और एक समानुपातिक प्रतिनिधि। इन चुनाव व्यवस्था की अगर तुलनात्मक रूप से अगर अध्ययन किया जाए तो आपको कुछ बातें वो समझ में आ जाएगी। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के अंदर क्या होता है कि पूरे देश को एक छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिससे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं, यानी कि एक जिला या एक क्षेत्र के अंदर से जो पूरे देश के अंदर आपको विभाजित है वो कर दिया जाता है और इकाइयाँ बना दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि गांव और गांव के अंदर एक वार्ड है जो अलग बना दिया जाता है, वार्ड अलग अलग गांव को वार्ड के अंदर डिवाइड किया जाता है और हर एक वार्ड से एक व्यक्ति का चुनाव वो किया जाता है। तो ये जिस तरीके से गांव को बांटा जाता है उसी तरीके से गांव और शहरों और कस्बों को बांटकर एक निर्वाचन क्षेत्र वो बना दिया जाता है। और इसी के उल्टा जो समानुपातिक प्रतिनिधि में क्या होता है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है, यानी कि पूरे ही देश को एक निर्वाचन क्षेत्र है वो माना जाता है समानुपातिक प्रतिनिधि में। और सर्वाधिक वोट पाने वाले में अलग अलग डिवाइड है वो इकाइयाँ वो बना ली जाती है। इसमें क्या होता है, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, यानी कि एक प्रतिनिधि का चुनाव है वो किया जाएगा। कितने ही व्यक्ति खड़े हों, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्तियों का जो जीत है वो एक व्यक्ति की होगी। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कई व्यक्ति है वो खड़े हो सकते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद जो उनको प्रतिशत आएगा उसी हिसाब से उनको सीटें वो मिलेगी। मतदाता प्रत्याशी को वोट करता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि मतदाता होता है वो जो प्रत्याशी होता है जिस पार्टी से संबंधित होता है उसको वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इस समानुपातिक में क्या होता है कि जो मतदाता होता है वो पार्टी को वोट देता है, किसी व्यक्ति पर्सन को वोट न देते हुए। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है, यानी कि जो उनको सीटें प्राप्त होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा सीटें प्राप्त है वो मिल सकती है। जरूरी नहीं होता कि सारी की सारी सीटें उनको मिलेगी। और हर पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल है वो होती है। जिस व्यक्ति पर्सन को विधायिका के अंदर जो प्रतिनिधित्व मिला है, जो उनको अनुपात मिला है, प्रतिशत मिला है, जिन तरीक़ों से जनता ने जिन प्रतिशत के हिसाब से उनको वोटिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किए हैं उसी के अंदर उसी के अकॉर्डिंग उनको जो उस पार्टी को जो सीटें हैं वो निर्धारित है वो की होती है। विजय उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50% प्लस 1 मिले, यानी कि आधे से ज़्यादा हो वो जरूरी नहीं, वो तो 2 में होता है और 2 से ये रेशो कम भी हो सकता है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा प्रत्याशी हो तो लोकतंत्र के अंदर ये रणनीति है वो नहीं अपनाई जाती। उसके अंदर ये भी माना जा सकता है कि उससे जैसे हमने देखा था कि 50% कम वाले व्यक्ति को भी विजय घोषित है वो माना जा सकता है। विजय उम्मीदवारों को वोटों का बहुमत हासिल करना होता है। जितने जो विजय इसके अंदर होते हैं उसको जो बहुमत मिलेगा आपको पूर्ण बहुमत मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जीत हासिल करनी होती है जो वन एक्चुअल बनाया गया होता है। इसके अंदर एग्जाम्पल लिए जाते हैं यूनाइटेड किंगडम और भारत जो, और इसके अंदर एग्जाम्पल लिया जा सकते हैं हमारे इजराइल और नीदरलैंड। अब आ जाता है कि ये जो राज्यसभा के चुनाव के अंदर समानुपातिक प्रतिनिधि जो प्रणाली होती है वो किस तरीके से कारगर साबित करती है, किन किन विधियों के द्वारा इसको अपनाया जा सकता है। तो जिस तरीके से व्यक्ति पर्सन का चुनाव किया जाता है वो समानुपातिक प्रणाली के अंदर किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, इस प्रणाली को हम एक तो क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय जो प्रणाली है वो कहते हैं, जिसके अंदर जो जितने भी राज्य की जो राज्यसभा के लिए इस तरीके से इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो कोटा प्राप्त होता है तो कुल जितने भी मतदाता होते हैं इसके अंदर जिस प्रकार से हमने देखा कि जितने भी हमारे कुल मतदाता होते हैं और कुल जितने भी विजयी उम्मीदवार होते हैं उसमें से +1 करके इसका जो
रिजल्ट है वो निकाला जाता है, जिसके अंदर जो विधायिका होते हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी राज्यसभा के लिए हमने देखा कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया ये राज्यसभा के चुनाव के अंदर दिया जाता है, जिसके अंदर जो विधायिका होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं राज्य के, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, इसके अंदर पार्टिसिपेट है वो किया जाता है। और जो मतदाता होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पसंद के उम्मीदवारों की प्रत्याशित सूची के अनुसार उसको एक वरीयता क्रम देते हैं। यानी कि मैं जैसे 4 उम्मीदवार हैं और चारों में से पहले मेरी पसंद 2 नंबर के उम्मीदवार की है, तीसरी पसंद है वो 3 नंबर वाले को है, चौथी पसंद मेरी 1 नंबर वाले की है, पाँचवीं पसंद मेरी 4 नंबर वालों को है। तो मैं अलग अलग 5 उम्मीदवारों को 5 प्रेफरेंस दे दूंगा। पहले पे ये वेटेज देना, पहले पे ये, दूसरे पे पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, तो ये वेटेज है उनको दे दिया जाता है। और वेटेज देने के बाद जैसे हमने ये देखा कि 4 सदस्यों को चुनना, मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने राज्यसभा के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को चुनना है, तो विजय उम्मीदवार को क्या करना होगा, जो 200 अगर टोटल उसके विधायक है और हमने 4 सदस्यों का चुनाव करना है, तो 200 टोटल की सीटें होगी और 4 + 1 यानी कि 5 + 1 यानी कि इतने हो गए 5, टोटल 5 हो गए। 200 को 5 से डिवाइड किया तो 40 होगी, 40 + 1 यानी कि 41 वोट, 48 वोट है वो एक व्यक्ति को चाहिए, एक पर्सन को विजय होने के लिए चाहिए। अब ये जब वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें से क्या होता है कि सभी व्यक्ति को एक कोटा निर्धारित करने के लिए ये प्रक्रिया वो अपनाई जाती है और जिसके अंदर फर्स्ट वरीयता वाले वोटों को गिना जाता है। आप वोटिंग कीजिए, आप किन किन उम्मीदवारों को जो वोटिंग प्रक्रिया के अंदर क्या वेटेज है पर जो प्राथमिकता वो देना चाहते हो, तो पहली प्राथमिकता दे दें। पहली प्राथमिकता के बाद अगर किसी व्यक्ति पर्सन को अगर जो कोटा प्राप्त नहीं होता है, अगर कोटा प्राप्त हो जाता है मतलब 41 जो वोट मिल गए तो तब तो ठीक है, अगर कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, ये जो प्रत्याशी होते हैं उनकी जो सेकंड वेटेज दिया जाता है उस राउंड अप को काउंट किया जाता है और जिसमें सबसे कम व्यक्ति को वेटेज मिलता है फर्स्ट राउंड के अंदर उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए A B C D हमने 4 व्यक्ति हैं, हमने देखा A B और C इन तीनों को सबसे अधिक वोट मिले और जो D व्यक्ति है उसको सबसे कम वोट मिले हैं, कम वरीयता मिली है, तो उसको निकाल देंगे और उसके बाद उसकी जो वोटिंग प्रक्रिया के तहत उसकी जो वेटेज होगी वो तीनों के अंदर डिवाइड है वो की जाएगी। तो ये तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक 41 वोट है वो प्राप्त नहीं हो जाते। जब 41 वोट प्राप्त हो जाएंगे किसी व्यक्ति पर्सन को तो उसे विजय घोषित है वो मान लिया जाता है। तो ये एक तरीके से सबसे बढ़िया, सबसे सुगम, सबसे सरल तरीका माना जा सकता है जिसके अंदर किसी भी उम्मीदवार की जो उम्मीदवारी है वो कायम है, वो रह सकती है। और इसी प्रणाली के तहत जो हमारी समानुपातिक जो प्रतिनिधि प्रणाली है वो उसका जो जटिल तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट है वो माना जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने वोटिंग प्रक्रिया के तहत समानुपातिक जो मत प्रणाली था उस प्रक्रिया को जाना, परखा, देखा, समझा और किन माध्यमों के द्वारा उसका अध्ययन है वो भारत और नीदरलैंड और डेनमार्क और अन्य देशों के द्वारा, इजराइल के द्वारा उनका प्रयोग है वो किया जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।